हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 26 फरवरी और 26 फरवरी साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से हैप्पी महाशिवरात्रि। शिव जी भगवान सभी पे कृपा बनाए रखे। हर हर महादेव। आज कमेंट में सभी लोग हर हर महादेव तो लिख ही देना। राधे राधे तो खैर लिखते ही हो आप लोग, लेकिन हर हर महादेव तो आज हो ही जाए। एक बार अपनी हाजिरी लगा ही देना भोले बाबा की। हमारे लिए क्लास ही वर्त है। आप ऐसे वर्त रखते होंगे। मुझसे वर्त नहीं रखा जाता, तो मेरी तरफ से ज़रूर वर्त रख लेना आप लोग, क्योंकि मैं भी आप ही का परिवार का हिस्सा हूँ। तो मेरे नाम का भी भोले बाबा को अरदास लगा देना। और हाँ, वो कहते हैं ना, सच्चे मन से जिस काम को करो वही हमारी पूजा है। तो सच्चे मन से हम पढ़ाई कर रहे हैं तो वही हमारी पूजा है ना। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं क्लास को। और हाँ, अगर आप लोग मुझसे हरियाणा जी की पढ़ना चाहते हो तो आप लोग जो है वो इस किताब को ले सकते हो। अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पे आपको अवेलेबल मिलेगी। ये सीईटी की तैयारी करने के लिए आप लोग जो है ना, स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे आप लोगों को बैच मिलेगा, प्रतिज्ञा बैच। आप उस बैच को ले सकते हैं डियर। अभी रिसेंटली मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। क्लाउडिया शिनबाम अभी रिसेंटली राष्ट्रपति बनी है। किसकी? मैक्सिको की बनी है। पहली महिला राष्ट्रपति बनी है ये मैक्सिको की। ऑप्शन नंबर पहला इसका ठीक है हमारा। अभी हाल ही में कब पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह को सम्मानित करने के लिए पगड़ी संभाल दिवस मनाया है। तो ये पगड़ी संभाल दिवस अभी मनाया है, 23 फरवरी को मनाया है। ये सरदार अजीत सिंह के नाम से ऑलरेडी भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी कर रखा है। वैसे जन्म और प्रारंभिक जीवन इनका था 23 फरवरी 1881 को खटकर कला गांव पंजाब में। अब शहीद भगत सिंह नगर जिले के रूप में इसका ही हिस्सा है ये, वहां पे इनका जन्म हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे, प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे और उन्होंने अपने भतीजे भगत सिंह को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन में उनकी भूमिका के कारण ही अंग्रेजों ने उन्हें निशाना बनाया था। 1909 से 1947 तक निर्वासन में रहने के लिए मजबूर किया था और 1947 में भारत लौट आए। लेकिन 15 अगस्त 1947 को डलहौजी में जो ना अव्यवस्था के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और यही वह दिन था जब भारत जो ना स्वतंत्र हुआ था। जिस दिन भारत को आज़ादी मिली थी ना, उसी दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रारंभ और इसका मीनिंग क्या है पगड़ी संभाल का? तो अजीत सिंह ने 1907 में अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए 3 दमनकारी कानून का विरोध किया था और के साथ साथ उसका आंदोलन स्टार्ट किया था। पगड़ी संभाल जट्टा, इसका मतलब है अपनी पगड़ी का ध्यान रखना, हे किसान, जो आत्म सम्मान और सम्मान का प्रतीक है। कानून कौन से थे? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 किसानों के भूमि बेचने और गिरवी रखने के अधिकार को रोक लगा दी थी। इससे जमींदार और साहूकारों को लाभ हुआ था। और इसके अलावा पंजाब भूमि उपनिवेशीकरण 1906, चिनाब कॉलोनी अब पाकिस्तान में है। इस किसानों के उत्तराधिकारियों के बजाय अंग्रेजों को भूमि स्वामित्व हस्तांतरित कर दिया। दोआब बारी अधिनियम 1907, दोआब का मतलब होता है जो जमीन 2 नदियों के बीच के अंदर पड़ती है। तो किसानों से भूमि स्वामित्व के अधिकार छीन लिए थे। अब उन्हें ठेका मजदूर बना दिया था। उनकी जो मालिकाना हक था वो अंग्रेज खुद ले गए थे। इसके कारण इनको बहुत ज़्यादा टैक्स झेलना पड़ रहा था और ज़मीन पे कुछ नहीं भी हो रहा था ना, तो फिर भी इनको टैक्स देना पड़ता था। तो टैक्स की वजह से ही, और टैक्स एक प्रकार का भी नहीं था, टैक्स एग्रीकल्चर था और इरीगेशन टैक्स भी था, मतलब कृषि का टैक्स था, सिंचाई का टैक्स था। तो छोटे किसानों पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था। तो ये आंदोलन फिर स्टार्ट करना पड़ा। तो बड़े पैमानों पर इसका विरोध प्रदर्शन हुआ। किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया था अंग्रेजों के इन कानूनों का। भारत माता सोसाइटी का गठन हुआ। अजीत सिंह और किशन सिंह भगत सिंह के पिता हैं और इन्होंने भारत माता सोसाइटी की स्थापना की, जो कि किसानों का समर्थन करने वाला एक क्रांतिकारी समूह था। इन्होंने नारा भी दिया था, कवि बांके दयाल ने पगड़ी संभाल जट्टा का नारा दिया था और इसी को ही सिंबल बना लिया। ब्रिटिश की क्या प्रतिक्रियाएं थी? तो ब्रिटिश लोगों ने फिर ये जो कानून या जो धाराएं चला रखी थी ये वापस ले ली थी इसी प्रदर्शन के चलते हुए। और भविष्य के आंदोलनों का प्रभाव भी पड़ा। इस आंदोलन ने भविष्य में जितने भी विद्रोह हुए थे उनकी नींव रखी थी। जैसे गदर आंदोलन, भगत सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रेरित करने का काम किया था। 1907 में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय को गिरफ्तार कर लिया गया और बर्मा जो म्यांमार है वहां भेज दिया गया और उनको वहीं रखा गया। लेकिन जनता के दबाव के कारण 1907 में जो है ना उनको 47 में बाद में जो है ना उनको रिहा कर दिया गया था।
इसके बाद में फारस, तुर्की और ब्राज़ील, जर्मनी, इटली कई जगह पे गए थे ये, ठीक है ना। हालांकि सच्ची 1907 में इनको रिहा किया गया था, बर्मा से रिहा किया गया था। 1947 में भारत आए थे ये, ठीक है। भारत में आके इनकी फिर बाद में मृत्यु हो गई थी, लेकिन भारत में 1947 तक नहीं आए थे ये। 2021 से 23 फरवरी को पगड़ी संभाल दिवस के रूप में मना रहे हैं ये, अजीत सिंह की जयंती के रूप में किसान। 2021 में किसान विरोध प्रदर्शन, दिल्ली सीमा पर विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों ने 3 कृषि कानून को समाप्त करने के लिए पगड़ी संभाल दिवस मनाया। 2024 में 13 फरवरी 2024 को किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के गारंटी कानूनों की मांग के लेके इस दिवस को सेलिब्रेट किया है इस बार। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सरकार राज्य भर के खेल नर्सरी में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली स्टार्ट करने वाली है। ये प्रणाली सबसे पहले किस जिले में लागू की जाएगी? जैसे आप कई सारे डिपार्टमेंट में जाते हो तो वहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है ना, तो वैसे वैसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस सरकार स्टार्ट करेगी अब खेल नर्सरी के अंदर भी, ताकि राज्य भर के अंदर खेल नर्सरी है उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी आए। इसको सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया जाएगा? इसको सबसे पहले पंचकुला से स्टार्ट किया जाएगा। पंचकुला में ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम है एक, वहां से स्टार्ट किया जाएगा, ध्यान रख लेना। ताऊ देवीलाल स्टेडियम स्टार्ट किया जाएगा, ध्यान रख लेना आप लोग, ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम में। वैसे ताऊ देवीलाल स्टेडियम एक गुरुग्राम में भी है, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ पे सेटअप किया जाएगा ये। सरकार राज्य भर में खेल नर्सरी में पारदर्शिता लाने के लिए इस सेटअप को कर रही है, और इस पहल का टारगेट यही है कि जो आहार भत्ता केवल पात्र खिलाड़ियों को ही दिया जाए, ऐसा नहीं कि हर किसी को मिले। और खेल विभाग खिलाड़ियों को बीमा कवरेज भी देगा। इसके अलावा चोट लगने के लिए उनको उपचार वगैरह है वो भी दिया करेगा। और जिला स्तर पे जो है ना स्वच्छता और खेल के मैदानों का जीर्णोद्धार करने पे सरकार ध्यान देगी खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा सोनीपत में कुश्ती उत्कृष्टता केंद्र सेटअप किया जाएगा, जबकि पानीपत में मुक्केबाजी उत्कृष्टता केंद्र सेटअप किया जाएगा हरियाणा में। दोनों ही केंद्रों में छात्रावास की सुविधा होगी, जिससे एथलीट को रहने के लिए और ट्रेनिंग करने में दिक्कत ना आए। मार्शल आर्ट ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए यमुनानगर में बंदा सिंह बहादुर मार्शल आर्ट स्कूल है, ये सेटअप किए जाएंगे आपके। तो ये तीनों ही बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है ना अगला सवाल हमारे पास में कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस फसल उत्पादकों को भावांतर भरपाई योजना का लाभ देने की घोषणा की है? हरियाणा में अगर कोई आलू उगाता है तो उनको अब भावांतर भरपाई योजना का जो है वो लाभ मिलेगा। भावांतर भरपाई योजना क्या होती है, मैंने एक दिन एक सेशन में आपको समझाया था। 2018 से इस योजना को स्टार्ट किया गया है। किसानों को मूल्य में उतार चढ़ाव से बचाने के लिए है ये भावांतर भरपाई योजना, जिसको बीबीवाई के नाम से जाना करते हैं। सरकार ने इस योजना के तहत 23-24 के लिए किसानों को 46.34 करोड़ रुपए की राशि दी है। हरियाणा सरकार ने बाजार मूल्य में गिरावट के कारण किसानों को होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया है। 21 बागवानी फसलें इसमें शामिल है, 5 फल फसल है, 14 इसमें सब्जी की फसलें हैं, 2 इसमें मसाला की फसल है। इस योजना के चलते हुए लगभग 3 लाख से ज़्यादा किसानों को जो है ना 7 जो लाख है उससे ज़्यादा की ज़मीन है उसको रजिस्टर करवा चुके हैं ये। और इसके अलावा सरकार जो है ना 24,000 से ज़्यादा किसानों को 110 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि है वो ट्रांसफ़र कर चुकी है। किसानों को सलाह दी गई है कि यदि बाजार में आलू की कीमतें गिरती है तो वे अपनी उपज और आय की सुरक्षा के लिए आलू की फसल को कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं। सरकार ने ये और कहा है कि मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे जाके इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिससे उनको इस योजना का लाभ मिल सके। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र है उसमें कितने डिजिट होते हैं? टोटल उसमें 8 डिजिट होते हैं परिवार पहचान पत्र में। 2020 में इसको स्टार्ट किया गया था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उस टाइम पे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था पंचकुला से। 8 डिजिट होते हैं इसके अंदर। जो परिवार का जो जन्म, मृत्यु, विवाह प्रमाण पत्र, ये सारे डेटा होते हैं इसके अंदर। विवाह से संबंधित या इसके अलावा आपके पारिवारिक इनकम वगैरह कितनी है, उन सभी से संबंधित इसमें एक साथ डेटा होता है आपका। और ऐसा करने वाला हरियाणा राज्य भारत का पहला ही राज्य है जो PPP का लाभ दे रहा है, और डिजिटल गवर्नेंस की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है ये, जिससे हरियाणा की सारे कल्याणकारी योजना है वो भी आसानी से लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। इसके अलावा सब्सिडी वगैरह, स्कॉलरशिप वगैरह, वो सब डेटा इसके साथ में लिंक्ड है। ऑटोमेटिक जो है ना उनका लाभ मिलना स्टार्ट हो जाता है इस के चलते हुए। 2024 में जो गणतंत्र दिवस का हमारा थीम था वो यही था, मेरा परिवार मेरी पहचान, मेरा परिवार मेरी पहचान। इस बार तो था समृद्ध हरियाणा, विरासत और विकास का गणतंत्र दिवस का थीम।
चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि हरियाणा के हाल ही में नए मुख्य सचिव कौन बने हैं, बताइए इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।